हेलो एवरीवन। पूर्व के वीडियो लेक्चर में हम की मैनेजरियल पर्सनल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अ, किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, कौन कौन से पर्सनल या कौन कौन से इसमें अधिकारी सम्मिलित होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मैनेजरियल पर्सनल है उसमें मैनेजर होंगे, इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कि देखा जाए तो ये लोग कंपनी के रूटीन वर्क के साथ साथ कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी की बजट बनाना है, इसके अलावा कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके संबंध में रूटीन वर्क के अलावा जो स्पेशल वर्क हैं वो कार्य करते हैं तथा कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने में अपना पूर्ण प्रयास करते हैं। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रबंध कर्मियों को जो रेमुनरेशन दिया जाना है उन पारिश्रमिक संबंधी क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स यानी कि जो इसमें जो शामिल होता है केएमपी में वो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके अलावा नेक्स्ट वन है आपका होल टाइम डायरेक्टर एंड थर्ड वन इज मैनेजर। नंबर वन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन होते हैं? यानी कि इस जनरली सामान्य प्रबंध या प्रबंध संचालक का आशय ऐसे डायरेक्टर से है हु बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी कि जिसकी नियुक्ति एग्रीमेंट या कंपनी के साथ अनुबंध के द्वारा की गई है या जिसको कंपनी की साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स है उसमें प्रस्ताव पास करके या कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस हैं उनके प्रोविजंस के अनुसार उसे पर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं तथा इसमें वो संचालक भी शामिल होते हैं जो कि प्रबंध संचालक का स्थान ग्रहण किए हुए हो और चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। यदि क्लेरिफिकेशन करें तो हम यानी कि एक कंपनी और यानी कि व्यक्ति के बीच में या संचालक के बीच में जिसे अनुबंध के तहत नियुक्त किया जाता है वह व्यक्ति होता है। इसके अलावा कंपनी की जनरल मीटिंग्स में जनरल जो बॉडी है या साधारण जो एक सभा है उसके द्वारा रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट किया जाता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट किया जाता है या जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस हैं उनके प्रोविजंस के अनुसार उसको अपॉइंट किया जाता है। इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता वह यानी कि संचालक प्रबंध संचालक का यदि स्थान उसने ले रखा है चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि 196 जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 196 के प्रावधान के अनुसार कंपनी संचालक एवं प्रबंधक को एक समय पर नियुक्ति अथवा नियोजित नहीं कर सकती। अर्थात यानी कहने का आशय है कि प्रबंध संचालक एवं प्रबंधक में से किसी एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। ऐसी नियुक्ति चाहे वो आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के रूप में हो या फुल टाइम डायरेक्टर्स के रूप में हो अथवा मैनेजर्स के रूप में हो, एक बार में मैक्सिमम 5 इयर्स की अवधि के लिए उसे अपॉइंट किया जाता है। यानी कि 5 साल तक के लिए वन टाइम उसको नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका होल टाइम डायरेक्टर। ए होल टाइम डायरेक्टर इज ए डायरेक्टर रेंडरिंग हिज सर्विस ऑन होल टाइम बेसिस, यानी कि जो अपनी सेवाएं कंपनी को पूर्णकालिक समय या फुल्ली टाइम प्रोवाइड कराता है वो एक तरीके से होल टाइम डायरेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट वन जो मैनेजर्स हैं, सेक्शन 253 डिफाइंस द मैनेजर विच सेज द मैनेजर का तात्पर्य यानी कि वह पर्सन है जो किसी विशिष्ट सेवा अनुबंध या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या प्रबंधक की स्थिति में एग्जिस्टिंग है
यानी कि अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को विशिष्ट अनुबंध के बिना भी केवल व्यवहार के कारण या यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि उसके लिए स्पेशल कोई कॉन्टैक्ट हो, यानी उसके जो बिहेवियर है आचरण के द्वारा कारण या उसके द्वारा जो रेंडरिंग जो सर्विस की जा रही है उनके आधार पर प्रबंधक माना जा सकता है। यानी कि हम सेक्शन 253 की बात करें तो प्रबंधक ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के प्रबंध का पूर्ण अधिकार रखता है, मैनेजमेंट का जो राइट रखता है। वह किसी विशेष कार्य के लिए एजेंट नहीं होता है, नॉट एन एजेंट, और नए आदेशों का पालना करने के लिए कर्मचारी, नहीं वह एजेंट होता है न ही एम्प्लॉय होता है, कि यह वह व्यक्ति होता है जिसे कंपनी का व्यापार संभालने का अधिकार सौंपा जाता है। यानी कि संचालक मंडल के निरीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशानुसार डायरेक्शन के अनुसार कंपनी के समग्र अथवा अधिकांश कार्यों का प्रबंध, यानी होल वर्क्स और होल फंक्शंस या इंटायर फंक्शंस को कार्य करने का कार्य प्रबंधक द्वारा ही किया जा सकता है। ये यानी किसी व्यक्ति को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है जो प्रबंधक का कार्य करता है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द remuneration. What are the provision of the remuneration of managerial personnel, यानी कि किस तरीके से प्रोविजंस हैं मैनेजरियल पर्सन के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजरियल पर्सन। जो रेमुनरेशन है कंपनी के संचालक यानी कि डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं प्रबंधकों को मिलने वाले पारिश्रमिक या रेमुनरेशन को मैनेजरियल रेमुनरेशन कहते हैं। इसे दो आधारों पर हम डिवाइड रख सकते हैं। इसका प्रोविजन दो आधारों पर किया गया है कि यानी जो प्रबंध संचालक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर्स है, अथवा प्रबंधक के पारिश्रमिक संबंधी क्या प्रोविजंस हैं कंपनी एक्ट के हिसाब से, और जो अंशकालिक जिन्हें हम पार्ट टाइम डायरेक्टर्स भी कहते हैं उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द रेमुनरेशन रिगार्डिंग द की मैनेजरियल पर्सन। नंबर वन, इफ़ द कंपनी हैज़ प्रॉफिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यदि कंपनी में वित्तीय वर्ष में यदि पर्याप्त लाभ होते हैं, एडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं, तो उसी स्थिति में एक सार्वजनिक कंपनी यानी कि या उसकी कोई सहायक सब्सिडरी की निजी कंपनी है तो अपने संचालकों, जिसमें संचालक डायरेक्टर्स या पार्ट टाइम डायरेक्टर्स तथा प्रबंधकों को या मैनेजर्स को किसी भी वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के नेट प्रॉफिट्स का 11% से अधिक पारिश्रमिक या रेमुनेशन नहीं दे सकती। तो जो मैक्सिमम रेमुनेशन की जो लिमिट है वो 11% है, दैट इज़ द 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यानी लेकिन इसमें प्रोविजंस है कि यदि किंतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके, किंतु जनरल मीटिंग्स में एक स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करके या सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल को लेकर कंपनी जो शेड्यूल 5 है या कंपनी अनुसूची जो कंपनी एक्ट 2013 में जो शेड्यूल 5 है उसके अधीन जो 11% है, 11% की सीमा तय की गई है, उससे भी अधिक रेमुनरेशन अपने संचालकों को या फुल टाइम डायरेक्टर्स को या पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स को या मैनेजर्स को दे सकती है। यानी कि यह प्रोविज़न 197 में दिए गए हैं। नेक्स्ट वन, यदि हम बात करते हैं यदि कंपनी के पास में किसी फाइनेंशियल ईयर में कुछ एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं होते हैं तो उस स्थिति में उनका रेमुनरेशन क्या होना चाहिए। तो उस स्थिति में यानी कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी को लाभ नहीं होते हैं अथवा एडुकेट लाभ नहीं होते हैं तो कंपनी अपने यहाँ नियुक्त पूर्णकालिक संचालक या मैनेजर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स या प्रबंधकों को पारिश्रमिक के रूप में बिना केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुमोदन के कुछ नहीं चुकाएगी, कुछ नहीं, बिना विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ही कैन नॉट पे एनी अमाउंट। किंतु जो शेड्यूल 5 है उसकी जो कंडीशंस के अधीन पारिश्रमिक का भुगतान
जो रेमुनेशन का जो प्रोविजंस किए गए हैं उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो एक जो शेड्यूल्स अनुसूची फिफ्थ है उसके द्वारा तथा 197 में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने जो KMP है उनका रेमुनेशन चुकारा करेगी। तो उसमें एक स्लैब 4 भागों में बांटा गया है। यदि कंपनी की नकारात्मक नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़ यानी कि 5 करोड़ या उससे कम पूंजी है तो उस स्थिति में जो देय पारिश्रमिक की जो मैक्सिमम लिमिट है जो एनुअली है वो 30 लाख रुपए फिक्स की गई है। 30 लाख से अबव नहीं हो सकती। इसके अलावा वेदर द कैपिटल ऑफ कंपनी विच इज़ 5 करोड़ और मोर देन और बिटवीन 5 करोड़ मोर देन 5 करोड़ और अप टू 100 करोड़। तो उस स्थिति में जो एनुअल जो शेलिंग्स है रेमुनरेशन की वो 42 लैक्स अप टू एक्सटेंड ऑफ द 42 लैक्स तक हो सकती है। इसके अलावा यदि कंपनी की जो पूंजी है वो यदि 100 करोड़ या 250 करोड़ तक है तो उस स्थिति में जो लाभ हो उसके जो कंपनी के जो प्रबंधकीय जो पर्सन है या मैनेजरियल हैं उनको 60 लाख रुपीज़ एक तरीके से मैक्सिमम लिमिट तक पे कर सकती है। इसके अलावा यदि कंपनी की पूंजी 250 करोड़ या इससे अबव है तो उस स्थिति में 60 लैक्स प्लस जो 2.5 करोड़ रुपए राशि है उससे मोर देन जो 2.5 करोड़ से अबव की राशि है उसका कुछ प्रभावी कैपिटल या पूंजी का 0.01% यानी कि 60 लैक्स प्लस 2.5 करोड़ से जो अबव पूंजी है उसका 0.01 दोनों को मिलाकर उस कंपनी के रेमुनेशन के लिए प्रोविजंस अपने यहाँ कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रेमुनेशन यानी कि पारिश्रमिक का निर्धारण। एक संचालकों के या जो पार्ट टाइम डायरेक्टर से या फुल टाइम डायरेक्टर से उनके जो संचालकों के निर्धारण एवं भुगतान की जो मोड ऑफ पेमेंट्स है उसका निर्धारण का जो बेस होता है उसका निर्धारण आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा या जनरल मीटिंग्स में ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजुलेशन पास कर निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट वन मेथड ऑफ द पेमेंट ऑफ रेमुनेशन यानी पारिश्रमिक के भुगतान का आधार क्या होगा यानी ऑन द बेसिस ऑफ मंथली ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज और ऑन नेट प्रॉफिट यानी कि मासिक आधार पर पेमेंट हो सकता है। इसके अलावा शुद्ध लाभों के जो परसेंटेज है उसके बेसिस पर किया जाता है या पार्टली मासिक ऑन द बेसिस ऑफ मंथली और ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ ऑन नेट प्रॉफिट्स के बेसिस पर कर सकती है। नेक्स्ट वन द रेमुनेशन पेबल टू एनीवन मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध संचालक या आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है होल टाइम डायरेक्टर को जो पारिश्रमिक की जो मैक्सिमम लिमिट्स है वो इंडिविजुअल केस में व्यक्तिगत रूप से 5% से अधिक राशि पारिश्रमिक के रूप में भुगतान नहीं की जा सकती है। यानी कि उसके जो इंडिविजुअल केस में जो प्रॉफिट्स हैं उसके 5% से ज़्यादा का भुगतान एक पर्टिकुलर मैनेजर्स को या होल टाइम डायरेक्टर्स को या संचालकों को व्यक्ति से नहीं कर सकती है। किंतु कंपनी में एक से अधिक पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंध संचालक होने पर उन सभी को कुल मिलाकर शुद्ध लाभों का जो 10% है उससे भी अधिक राशि पारिश्रमिक के रूप में नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट वन है लिमिट ऑफ द रेमुनेशन ऑफ मैनेजर यानी कि जो प्रबंधक है उसकी पारिश्रमिक की सीमा क्या है। यदि कंपनी के प्रबंधक कार्यरत हैं तो जो प्रबंधकों को व्यक्तिगत रूप से जो अधिकतम पारिश्रमिक है जो रेमुनरेशन है दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट यानी कि 5% शुद्ध लाभों के 5% से व्यक्ति से मैनेजर्स को भुगतान उसके रेमुनरेशन का किया जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट वन है इसके अलावा यदि 5% से अबव यदि आप उसको प्रोविजंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है और उसकी जो सीमा है वो एक 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसके अलावा अन्य रूप में जो सेवाएं दी जाती हैं जिन्हें अदर बेनिफिट्स या अदर प्रिविलेज या जो अन्य जो यानी कि एक
सेवाएं दी जाती है, वो भी एक तरीके से जो पर्क अन्य पर्क हैं उन्हें भी रेमुनरेशन में शामिल किया जाता है। वो क्या क्या हो सकते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन रेंट फ्री एकोमोडेशन, यानी कि निःशुल्क आवास के रूप में यदि कोई कंपनी खर्च करती है किसी पर्टिकुलर मैनेजर्स पे, तो भी उस राशि को जोड़ा जाता है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन एमिनिटीज़ एट द कंसेशनल रेट, यानी कि कंपनी द्वारा अन्य कोई निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर कोई सुविधा उसको दी गई है, तो उसको भी वे उसके रेमुनरेशन में काउंट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन, एक्सपेंडिचर ऑन द लाइफ इंश्योरेंस एंड एनी पेंशन एन्युटी और ग्रेच्युटी फॉर द डायरेक्टर फॉर हिज ऑब्लिक हर स्पाउस और चाइल्ड, यानी कि कंपनी द्वारा यदि कोई प्रबंधकीय व्यक्तियों की उनकी पत्नियों या उनके बच्चों के जीवन पर जीवन बीमा या पेंशन या ग्रेच्युटी का कोई भुगतान किया गया है, तो वो भी एक तरीके से उनके सैलरी या रेमुनेशन में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन indemnity on behalf on director against any liability in respect of any negligence, default, misfeasance, breach of duty, trust, then in this case the premium paid on such insurance would be taken as a part of its remuneration। यानी कि इसके अलावा कंपनी द्वारा कोई अन्य व्यय किया गया है, यदि कंपनी व्यय नहीं करती तो इस प्रबंध के व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से व्यय करना होता। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल पर्टेनिंग टू पर्सनल यूज बाय डायरेक्टर और मैनेजर। इसके अलावा यदि वो अपने व्यक्तिगत उपयोगार्थ कोई व्हीकल पर कंपनी के द्वारा कोई व्यय किया जा रहा है, तो उस व्यय को भी उसके रेमुनरेशन में शामिल किया जाता है। इसके अलावा कॉमन नेक्स्ट जो प्रोविजंस हैं, यदि अधिक पारिश्रमिक की यदि उसने ले लिया है तो उसको रिफंड करना ज़रूरी होता है। निर्धारित सीमाओं से अधिक रेमुनरेशन प्राप्त करता है तो उस राशि को कंपनी को लौटानी होती है। इसके अलावा राशि वापसी जो शर्त है उसको हटा भी सकती है कोई भी कंपनी, बिना केंद्रीय सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से उपयुक्त अधिक परिश्रम राशि को लौटाने की शर्त को नहीं हटा सकती। यानी कि जो एक्सटेंड जो अमाउंट है, एडिशनल अमाउंट है, उसे लौटाना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा सहायक कंपनी से पारिश्रमिक प्राप्ति पर रोक, यदि पूर्णकालिक यदि होल टाइम डायरेक्टर अथवा मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी से कमीशन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है, तो वह इस कंपनी की सहायक कंपनी से किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा निजी कंपनियों पर प्रावधान लागू नहीं होना। एक स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी जो किसी भी सार्वजनिक कंपनी की सहायक नहीं है, यानी कि एक जो प्योरली एक प्राइवेट कंपनी है, उन पर उपयुक्त जो रेमुनरेशन संबंधी प्रोविजंस हैं उन पर लागू नहीं होते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में एक बार आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।